आज की इस क्लास में हम बात करते हैं डायमैग्नेटिक मटेरियल के बारे में। हम स्टडी करेंगे इस क्लास में कि डायमैग्नेटिक मटेरियल्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। फर्स्ट थिंग, उन प्रॉपर्टीज़ को क्लासिकल थ्योरी को यूज करके कैसे उन प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन किया गया बाय लैंगवेन। सबसे पहले हम बात करते हैं कि डायमैग्नेटिक मटेरियल होता क्या है। जैसा कि हम जानते हैं कि मैग्नेटिक बिहेवियर के बेस पर सब्सटेंसेस को, मटेरियल्स को 5 ग्रुप में क्लासिफाइड किया गया है। पैरामैग्नेटिक मटेरियल, डायमैग्नेटिक मटेरियल, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, फेरीमैग्नेटिक मटेरियल एंड एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। जिसका तो हम उसमें से एक जो फर्स्ट है दैट इज़ डायमैग्नेटिक मटेरियल, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ये वे मटेरियल्स होते हैं जिनको अगर हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखें, किसी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रखें, तो ये या तो मैग्नेटाइज नहीं होते हैं या बहुत ही स्मॉल अमाउंट में उस मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होते हैं। सो इनकी बेसिक प्रॉपर्टी क्या हो गया? दीज मटेरियल्स गेट मैग्नेटाइज्ड in small amount opposite to applied strong magnetic field। ओके, बहुत ही स्मॉल अमाउंट में मैग्नेटाइज होंगे, वो भी उस फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। फॉर एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल की बात करें, कापर दैट इज डायमैग्नेटिक मटेरियल, द सिमिलरली Au गोल्ड, सिल्वर, बिस्मिथ, ये सब क्या है? डायमैग्नेटिक मटेरियल्स हैं। इसके साथ ही साथ CO2 गैस, H2 मॉलिक्यूल N2 molecule etc. These are example of diamagnetic materials। अब हम बात करते हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ की। क्या क्या प्रॉपर्टीज़ डायमैग्नेटिक मटेरियल्स में होती हैं। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी तो इसकी यही हो गया कि दीज मटेरियल्स आर वेरी फीबली मैग्नेटाइज्ड व्हेन इट इज प्लेस्ड इन सम मैग्नेटिक फील्ड। फीबली मैग्नेटाइज्ड इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फील्ड। नेक्स्ट, अगर हम किसी डायमैग्नेटिक मटेरियल्स में इन द अब्सेंस ऑफ एनी मैग्नेटिक फील्ड देयर एग्जिस्ट नो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, दैट मीन्स देयर एग्जिस्ट जीरो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इन अब्सेंस ऑफ फील्ड। दिस सेकंड प्रॉपर्टी। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड net magnetic dipole moment remains 0। थर्ड, जब हम इसको किसी मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं तो इसके जो एटॉमिक मैग्नेटिक डायपोल्स हैं वो अपने आप को रीओरिएंट करते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, और अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में एक इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड डेवलप कर देते हैं उस मटेरियल में। तो जिसकी वजह से जिस जगह पर मटेरियल रखा जाता है, सपोज ये कोई स्पेस है जहाँ पर एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड था, इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में
अगर हम कोई डायमैग्नेटिक मटेरियल यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर दें, so due to the presence of this diamagnetic material, the magnetic field inside the material get reduced. Suppose outside magnetic field strength is B naught and inside magnetic field is B. So in case of diamagnetic material, you will found that this B is smaller than B naught. ये magnetic field को weak कर देते हैं जिस प्लेस पर रखे जाते हैं ये materials, diamagnetic materials. जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बेसिक जनरली क्योंकि फील्ड वीक हो गया इनसाइड द सब्सटेंस, तो इनकी फील्ड लाइंस भी जो है वो मोर सेपरेटेड हो जाएंगी उस प्लेस पर, यानी कि फील्ड लाइंस अवॉइड करेंगी उस मटेरियल से पास होना। तो इस तरह से थर्ड पॉइंट क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी inside the material get reduced. मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी कम हो जाती है, या दूसरे वे में कहें हम मैग्नेटिक फील्ड उस हो जाता है। मैग्नेटिक मटेरियल को एक नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखें, दिस इज सम नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक, यहाँ पर सेपरेशन, जहाँ पर फील्ड लाइंस के बीच में सेपरेशन कम है वहाँ स्ट्रांग फील्ड होगा, जहाँ पर ज़्यादा है वहाँ वीक फील्ड होगा, हमें सब पता है हमें। अगर हम यहाँ पर कोई डायमैग्नेटिक मटेरियल रख दें तो ये मटेरियल स्ट्रॉन्गर फील्ड से वीकर फील्ड की तरफ रिपेल्ड होगा, यानी स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड इसको वीक मैग्नेटिक फील्ड की तरफ पुल करेगी। तो फोर्थ पॉइंट क्या हो गया कि दिस मटेरियल गेट्स रिपेल्ड फ्रॉम द रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड टू द रीजन ऑफ लो फील्ड, गेट रिपेल्ड फ्रॉम रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड टुवर्ड्स वीकर मैग्नेटिक फील्ड। एक और प्रॉपर्टी, इसका जो मैग्नेटिक रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी होता है म्यू आर, दैट इज इक्वल टू मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इनसाइड द मटेरियल अपॉन मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इन द स्पेस। ये क्वांटिटी लेस देन 1 होती है। डायमैग्नेटिक मटेरियल के लिए क्वांटिटी क्या होगी? लेस देन 1 होगी। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ देखा कि इनसाइड द मटेरियल जो मैग्नेटिक फील्ड है वो रिड्यूस हो जाता है, सो Vm रिड्यूस हो गया तो ये रेशियो लेस देन 1 हो जाएगा। दैट मीन्स ये फिफ्थ पॉइंट हो गया इसका। इफ यू टॉक अबाउट नेक्स्ट प्रॉपर्टी, सिक्स्थ प्रॉपर्टी, दैट इज ससेप्टिबिलिटी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ द मटेरियल, डायमैग्नेटिक मटेरियल। इसकी बात करें तो क्योंकि हमें पता है कि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या होता है, रिलेटिव परमेबिलिटी -1, बिकॉज रिलेटिव परमेबिलिटी इज लेस देन 1, दैट्स वाई मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी डायमैग्नेटिक मटेरियल्स का क्या होता है, नेगेटिव होता है। सो जाई एम इज नेगेटिव, स्मॉल होता है और नेगेटिव होता है। वन मोर थिंग दैट अगर हम बात करें 7th पॉइंट, किसी डायमैग्नेटिक मटेरियल से बनी हुई एक रॉड है, इस रॉड को अगर हम हैंग कर दें 2 पोल्स के बीच में, सपोज वन इज नॉर्थ पोल अदर वन इज साउथ पोल, दिस इज अ डायमैग्नेटिक मटेरियल। इसको अगर हम हैंग कर दें तो क्या होगा, जैसे हम इसको हैंग करेंगे, हम किसी भी डायरेक्शन में इसको क्यों ना छोड़ें, ये अपने आप को रोटेट करके ये सीधे सीधे उसके परपेंडिकुलर हो जाएगा।
So a rod of diamagnetic material reorient itself perpendicular to the direction of magnetic field when hanged in some external magnetic field. And नेक्स्ट पॉइंट, ये अपने आप को हम इसको परपेंडिकुलर, इसको समझना है आपको, ये परपेंडिकुलर रिओरिएंट है। ओके, अगर हम किसी डायमैग्नेटिक मटेरियल की डस्ट को ले लें, पाउडर के फॉर्म में कोई डायमैग्नेटिक मटेरियल ले लें और उसको 2 पोल्स के बीच में रख दें मैग्नेट के, उस केस में क्या होगा, ये जो पाउडर टाइप का मटेरियल था ये अपने आप को जो फैला हुआ था पहले थ्रू आउट द स्पेस, अपने आप को ये रीडिस्ट्रीब्यूट करेगा और इस तरह से रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा कि मैक्सिमम मटेरियल सेंटर में कलेक्ट हो जाएं। ऐसा क्यों? क्योंकि सारी दोनों तरफ फील्ड है, आपको पता है पोल के पास स्ट्रांग फील्ड इधर भी है, इधर भी पोल के पास स्ट्रांग फील्ड है। तो जैसे आप इसको पोल्स के बीच में पोल्स रखोगे यहाँ पर, ये और वीक, अब यहाँ से जैसे हम आगे बढ़ेंगे इसका फील्ड वीक होता जाएगा, इधर से आगे बढ़ेंगे इसका फील्ड भी वीक होता जाएगा, तो इसका सेंटर पॉइंट में सबसे वीक फील्ड होगा। तो ये सारे मटेरियल स्ट्रांग फील्ड से अपने आप को रिपेल्ड होकर सेंटर में कलेक्ट हो जाएंगे। तो एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट that is also related with susceptibility, xi m of diamagnetic material does not change with the temperature। टेम्परेचर अगर हम मटेरियल का इंक्रीज करें और उसकी ससेप्टिबिलिटी मेजर करें तो उसमें जनरली कोई वेरिएशन नहीं मिलता है। सो xi m of a susceptibility of diamagnetic material does not depend on temperature. So these were the basic properties, basic characteristic properties of diamagnetic materials, just हमने briefly आपको बताया। अब हम बात करते हैं कि इन प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए फिजिक्स में जो एक थ्योरी एक्सप्लेन की गई थी, दैट वाज एक्सप्लेन्ड बाय अ साइंटिस्ट इन 1905 नोन एज लैंगविन्स। तो हम डिस्कस करेंगे कि लैंगविन्स थ्योरी के अकॉर्डिंग कैसे हम इसको डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करेंगे। लैंगविन्स थ्योरी ऑफ डायमैग्नेटिज्म। In 1905, Langevin explained the diamagnetism on the basis of orbiting electrons theory। On the basis of orbiting electrons theory, लैंगविन ने क्या सपोज किया कि जो भी डायमैग्नेटिक मटेरियल है उनके एटम्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन जो कि एक ऑर्बिट के अबाउट एक ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं अबाउट द न्यूक्लियस, वो एक करंट लूप बनाते हैं जिसके कारण हर एक ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन के पास मैग्नेटिक मोमेंट होगा, मैग्नेटिक मोमेंट बोलेंगे। इन अब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, the resultant of orbital magnetic moment of all the revolving electrons becomes zero and the net magnetic moment associated with an atom of diamagnetic material remains zero। First thing उन्होंने क्या माना कि when there is no external magnetic field, in absence of any magnetic field, the vector sum of
ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ ऑल द सर्कुलर लूप, or we can say orbiting electron behaves as circular loop. So all the moment of the orbiting electrons remains zero, hence no magnetic moment is associated with the atom of the डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। जो हमने पढ़ा था प्रॉपर्टीज में कि हाँ, जब कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता है तो डायमैग्नेटिक मटेरियल के एटम से एसोसिएटेड मैग्नेटिक मोमेंट जीरो होता है, यानी उसके पास कोई भी मैग्नेटिक मोमेंट नहीं होता है। तो फर्स्ट पॉइंट उन्होंने इसको ऐसे एक्सप्लेन किया कि हाँ, वेक्टर सम इस तरह से रिवॉल्व करेंगे अराउंड द न्यूक्लियस कि उनके सबका ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट का वेक्टर सम जीरो आए। सेकेंड पॉइंट उन्होंने एक्सप्लेन किया कि व्हेन वी अप्लाइड सम मैग्नेटिक फील्ड, दैट मीन्स इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, जब हम कोई मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं, इन दैट केस लैंगविन ने एक्सप्लेन किया कि उस केस में जो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन है एटम के अबाउट, उसका जो ऑर्बिट है, जिस पाथ पर वो रिवॉल्व कर रहा है, वो ऑर्बिट भी एक मोशन करने लगता है, रोटेशनल मोशन अबाउट द एक्सिस ऑफ द अप्लाइड फील्ड। सपोज ये अप्लाइड फील्ड है और ये कोई ऑर्बिट था, जब कोई फील्ड नहीं है, इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट इस तरह से रिवॉल्व कर रहा है, ये इसका ऑर्बिट है, इस तरह से सर्कुलर ऑर्बिट। अब जैसे ये सबको हम ऐसे समझें, इसको सपोज एक इलेक्ट्रॉन है जो इस तरह से ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, ये इसका एक्सिस है ऑर्बिट का। अब जैसे ही कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया गया किसी डायरेक्शन में, सपोज इस डायरेक्शन में फील्ड अप्लाई करते हैं, तो अकॉर्डिंग टू लैंगविन व्हेन वी अप्लाइड सम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, द ऑर्बिट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स आल्सो स्टार्ट टू प्रेसेस अबाउट द अप्लाइड फील्ड। इस तरह से टॉप की तरह मोशन होता है कि वो इलेक्ट्रॉन इसके अबाउट रिवॉल्व कर रहा है ऑर्बिट में, और वो ऑर्बिट किसी दूसरे एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व करने लगता है। ऐसे मोशन को हम बोलते हैं प्रेसेशनल मोशन, और इसको का नाम दिया गया बाद में लार्मर प्रेसेशन। तो लैंगविन ने समझाया कि जब हम कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, दैट मीन्स इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, द ऑर्बिट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एटम स्टार्ट प्रेसेशनल मोशन अबाउट द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फील्ड। जो फील्ड आपने अप्लाई किया है उस फील्ड के अबाउट उसका ऑर्बिट भी मोशन करने लगता है, जिसको हम प्रेसेशनल मोशन कहते हैं। दिस प्रेसेशनल मोशन इज कॉल्ड लार्मर प्रेसेशन। Due to Larmor precession, इस लार्मर प्रेसेशन के कारण क्या होता है कि एटम के अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन हैं वो दो ग्रुप में डिवाइड हो जाते हैं। कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन जो इस तरह से रिवॉल्व कर रहे थे जिससे कि उनका जो मैग्नेटिक मूवमेंट है, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट, उसका डायरेक्शन अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट हो। यानी ऐसे इलेक्ट्रॉन सपोज रिवॉल्व कर रहा है, इसको देखें राइट हैंड थंब रूल से हम निकालें तो इलेक्ट्रॉन इस तरह से रिवॉल्व कर रहा है, ये किसका डायरेक्शन होगा? एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन होगा, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जैसा हमें पता है कि ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन जो कि एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, उसका मैग्नेटिक मूवमेंट उसके एंगुलर मोमेंटम के अपोजिट होता है। तो इस जो करंट लूप बनाएगा, इसका जो मैग्नेटिक मूवमेंट होगा m, दैट इज IA
करंट इनटू एरिया ऑफ द लूप, वो m डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, यानी इस अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट है, पहला केस। दूसरा केस ऐसा होगा कि कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन होंगे जो इस तरह से रिवॉल्व कर रहे हैं जिससे कि उनका मैग्नेटिक मूवमेंट वो अलोंग द अप्लाइड एक्सटर्नल फील्ड हो। इस तरह से इलेक्ट्रॉन इस तरह से रिवॉल्व कर रहा है, इस केस में फिंगर इस तरह से कर्ल करेंगे, एल डाउनवर्ड होगा एंगुलर मोमेंटम, तो मैग्नेटिक मूवमेंट अपवर्ड होगा। सो जो भी इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर थे, ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ लार्मर प्रेसेशन, वो दो पार्ट में डिवाइड हो गए। कुछ इलेक्ट्रॉन जिनमें जो इस कंडीशन को फुलफिल करते थे उनकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा से दिखाते हैं, जो कि जब कोई फील्ड नहीं था, ओमेगा नॉट थी, वो थोड़ी सी इंक्रीज कर जाएगी विद सम अमाउंट डेल्टा ओमेगा। इस केस में जिसमें बी और एम एक दूसरे के अपोजिट हैं, और दूसरे टाइप के इलेक्ट्रॉन जिनमें बी और एम दोनों एक ही डायरेक्शन में हैं, उनकी रिजल्टेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो पहले फ्रीक्वेंसी थी इन अब्सेंस ऑफ एनी मैग्नेटिक फील्ड, उससे थोड़ा सा डिक्रीज कर जाएगी। सो कुछ इलेक्ट्रॉन्स जिनका मैग्नेटिक मोमेंट अप्लाइड फील्ड के अपोजिट है, उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ गई। कुछ इलेक्ट्रॉन्स जिनका मैग्नेटिक मोमेंट अप्लाइड फील्ड के सेम डायरेक्शन में, उनकी फ्रीक्वेंसी घट गई। क्योंकि पहले दोनों टाइप के इलेक्ट्रॉन्स की फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट थी, फ्रीक्वेंसी सेम थी उनकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी, दैट मीन्स उनका रिवोल्यूशन का टाइम पीरियड सेम था, दैट मीन्स वो दोनों सेम अमाउंट के मैग्नेटिक मोमेंट प्रोड्यूस करते थे। उस केस में इसका मैग्नेटिक मोमेंट और इसका मैग्नेटिक मोमेंट सेम रहता था जब कोई फील्ड नहीं थी, और एक दूसरे को दोनों कैंसिल कर देते थे। इस तरह से डायमैग्नेटिक मटेरियल के सारे इलेक्ट्रॉन्स एक का रिजल्टेंट जीरो आता था। बट जैसे आपने फील्ड अप्लाई किया, दोनों की फ्रीक्वेंसीज अलग अलग हो गई, जिसके कारण दोनों के मैग्नेटिक मोमेंट भी अलग अलग हो जाएंगे, मैग्नेटिक मोमेंट दोनों के चेंज हो जाएंगे। एंड ड्यू टू दिस चेंज इन द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन्स, सम रिजल्टेंट magnetic moment get creates inside the atom. So in presence of net magnetic moment get produced inside the atom due to change in angular frequency of orbiting electrons। ये समझ में आ गया कि हाँ, जब हम फील्ड में रखेंगे तो डायमैग्नेटिक मटेरियल के एटम में भी एक नेट मैग्नेटिक मोमेंट इंड्यूस हो जाता है, जिसके कारण डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में भी एक स्मॉल अमाउंट में नेट मैग्नेटिक मोमेंट इंड्यूस हो जाता है, जिसका डायरेक्शन अप्लाइड फील्ड के अपोजिट होता है। यहाँ पर अगर देखें तो क्योंकि जिस केस में बी और एम अपोजिट डायरेक्शन में हैं, उस केस में एंगुलर फ्रीक्वेंसी बढ़ गई। एंगुलर फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, दैट मीन्स उस केस में जो इसका रिजल्टेंट मैग्नेटिक मूवमेंट है वो भी बढ़ जाएगा। दूसरा जिसमें बी और एम सेम थे, उसकी घट गई, रिजल्टेंट मैग्नेटिक मूवमेंट इसका घट जाएगा। सो दोनों का अगर नेट देखें तो फील्ड के अपोजिट वाले का मैग्नेटिक मूवमेंट ज़्यादा होगा। इसलिए एज ए रिजल्टेंट डायमैग्नेटिक मटेरियल जब हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसके अंदर जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक मूवमेंट प्रोड्यूस होता है, उसका डायरेक्शन अप्लाइड फील्ड के अपोजिट होता है। ये तो हमने एक तरह से थ्योरेटिकली एक्सप्लेन किया। अब हम एक डेरिवेशन करेंगे, किसके लिए? एक तो ये टर्म आता है कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी में कितना चेंज आएगा। सो क्लासिकल थ्योरी को यूज करके हम ये चेंज इन एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, डेल्टा ओमेगा। इस एंगुलर फ्रीक्वेंसी में कितना चेंज आता है वो पता चल जाएगा, तब हम निकालेंगे कि उसके कारण मैग्नेटिक मूवमेंट में कितना चेंज आया। मैग्नेटिक मूवमेंट में चेंज हम निकाल लेंगे, फिर हम निकालेंगे कि यूनिट वॉल्यूम में सब्सटेंस के कितना मैग्नेटाइजेशन डेवलप हो जाएगा
आएगा, कितना नेट अमाउंट में मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट यूनिट वॉल्यूम में आ जाएंगे। मैग्नेटाइजेशन हमको पता चल गया तो हम ससेप्टिबिलिटी के लिए एक्सप्रेशन निकालेंगे और ससेप्टिबिलिटी के एक्सप्रेशन निकल आएगा, फिर हम एक्सप्लेन कर पाएंगे कि डायमैग्नेटिक मटेरियल की ससेप्टिबिलिटी टेम्परेचर पर डिपेंड क्यों नहीं करती है। तो आइए डेरिवेशन करते हैं हम यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट ऑफ लैंग्वेज थ्योरी। We are going to derive derivation for change in angular frequency, डेल्टा ओमेगा ये निकालेंगे हम, साथ ही साथ चेंज इन मैग्नेटिक मोमेंट, इस एंगुलर फ्रीक्वेंसी के कारण ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट कितना चेंज हो जाता है, एंड मैग्नेटिक मोमेंट चेंज होने के कारण उसकी ससेप्टिबिलिटी का क्या एक्सप्रेशन आता है, ये हम डिराइव करेंगे। ओके, सो इन दिस डेरिवेशन सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे। सपोज एक इलेक्ट्रॉन किसी एटम के हम एक इलेक्ट्रॉन को कंसीडर करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन आर रेडियस के ऑर्बिट पे रिवॉल्व कर रहा है किसी डायरेक्शन में। सो इन एब्सेंस ऑफ एनी मैग्नेटिक फील्ड, in absence of any external magnetic field B, the centripetal force required by this electron which is revolving in an orbit of radius small r with some orbital velocity v will be provided by the electrostatic force between the nucleus where plus Ze charge is placed and the electron, and this force should be will be equal to the required centripetal force. So in absence of any B, the required centripetal force is provided by Fe, that is electrostatic force between the nucleus and the electron. So you can write that the centripetal force, that is in the form of electrostatic force, it is equal to m, that is mass of the electron, r radius of the orbit of the electron, omega square. What is omega? Angular frequency. Suppose in absence of any magnetic field, angular frequency of the electron is omega naught, so mr omega naught square. अब होगा क्या कि जब हम कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं अप्लाई करते हैं तो इलेक्ट्रॉन इस ओमेगा नॉट फ्रीक्वेंसी से अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, हेंस प्रोड्यूस्ड एन ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट because electron is a charged particle and revolving charged particle behaves like current loop, hence produced an orbital magnetic movement, that is small m. यहाँ पर हम मास को भी लिख रहे हैं m से, तो इसको हम me कह दें, me फॉर मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, एंड दिस m इज मैग्नेटिक मूवमेंट, हम इसके लिए यूज कर रहे हैं ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट के लिए m. सो मैग्नेटिक मूवमेंट का हमें पता है, मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होता है, बेसिक डेफिनेशन इसका है I इंटू A, where I is the current through the loop and A is area of the loop. So here what will be value of I? I is Q upon T, rate of flow of charge, Q is minus E, and time is 2 pi by omega. So इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 pi by omega,
1/t का वैल्यू ω/2 पाई इंटू ए, एरिया इज पाई आर स्क्वायर। सो इस रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का जो ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो क्या होगा, -12 ई ओमेगा आर स्क्वायर। ओके, हमें ये चीज़ें हमें याद रखनी है। अब बात आती है कि क्वेश्चन मैग्नेटिक फील्ड नहीं, ये तो सिंगल इलेक्ट्रॉन का है, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट सिंगल इलेक्ट्रॉन इतना प्रोड्यूस कर रहा है, इसका डायरेक्शन होगा कुछ जो कि हम इस तरह से इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो इसका एंगुलर मोमेंटम आउटवर्ड होगा और जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो उसके अपोजिट इनवर्ड होगा, प्लेन के इनवर्ड। इसी तरह से दूसरा इलेक्ट्रॉन जो कि दूसरे एंटी क्लॉकवाइज रिवॉल्व कर रहा होगा उसका ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट अपवर्ड होगा और दोनों इक्वल होंगे क्योंकि यहाँ पर फ्रीक्वेंसी ओमेगा इन एब्सेंस ऑफ एनी मैग्नेटिक फील्ड दोनों की सेम है। अगर रेडियस भी सेम है तो उस केस में दोनों इक्वल होंगे और सेम ऑर्बिटल्स के दोनों पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट को कैंसिल कर देंगे। सो इन एब्सेंस ऑफ in absence of B, the resultant orbital magnetic moment of all the electrons of the atom becomes 0। इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन सबके पास ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंटम है, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट है, बट सबका रिजल्टेंट देखें तो डायमैग्नेटिक मटेरियल्स में वो भी इन केस ऑफ डायमैग्नेटिक इन एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड द रिजल्टेंट ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द डायमैग्नेटिक एटम। ध्यान रखना ये डायमैग्नेटिक के लिए केवल हम बात कर रहे हैं, डायमैग्नेटिक एटम बिकम्स 0। तो ये तो क्लियर हो गया कि हाँ ठीक है, डायमैग्नेटिक एटम्स का एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कोई भी परमानेंट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट व्हेन सम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड। इस केस में क्या होगा, जो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन है उस पर दो फोर्स वर्क करेगा। एक तो ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इस पर एक फोर्स लगाएगा जिसको हम लॉरेंट्ज मैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं, और दूसरा इस जिस न्यूक्लियस के अबाउट ये रिवॉल्व कर रहा है उस फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को। तो यहाँ पर दो फोर्स वर्क करेंगे इन दिस केस। अब दो सिचुएशन हो सकती है। फर्स्ट सिचुएशन, सपोज इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन दी सच अ वे सो that its magnetic moment is aligned along the applied uniform magnetic field। यहाँ पर ये मैग्नेटिक फील्ड हम यूनिफॉर्म ले रहे हैं, यूनिफॉर्म एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। सपोज ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, इस प्लेन में है, और ये प्लेन के बोर्ड के परपेंडिकुलर प्लेन में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। सपोज इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से, तो इस तरह से रिवॉल्व करेगा। उस केस में इसका L अपवर्ड होगा एंगुलर मोमेंटम, और मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जो कि एंगुलर मोमेंटम के अपोजिट होता है वो डाउनवर्ड होगा। इस केस में मैग्नेटिक फील्ड और ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट इलेक्ट्रॉन का दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो इस केस में क्या होगा, सपोज यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी बैकवर्ड डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टली होगी। इस पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स न्यूक्लियस लगा रहा होगा वो तो इनवर्ड ही होगा, Fe। अब लॉरेंट्ज फोर्स जो इस पर लगेगा वो किधर की तरफ होगा, हम राइट हैंड पाम रूल से निकाल सकते हैं। सो मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड है, वेलोसिटी पॉजिटिव चार्ज होता तो इधर की तरफ है, पॉजिटिव चार्ज होता तो मैग्नेटिक फील्ड
हमेशा राइट हैंड पाम रूल में क्या करते हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये चार्ज पॉजिटिव चार्ज के मोशन का डायरेक्शन और पाम के परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई होता है। तो यहाँ पर अगर हम अप्लाई करें इलेक्ट्रॉन, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है तो v की जगह हम माइनस v लेंगे यहाँ पर। उस केस में हमारा आल्दो इलेक्ट्रॉन डाउनवर्ड जा रहा है बट हम पॉजिटिव चार्ज के लिए अप्लाई करने के लिए इसको अपवर्ड लाएंगे। मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से, मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड है तो फोर्स किधर लगेगा, लॉरेंस फोर्स इस डायरेक्शन में। तो इस केस में जिसमें B और M एक दूसरे के अपोजिट हैं, जो लॉरेंस फोर्स लगता है मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स, जिसकी वैल्यू होगा -E V क्रॉस B, वो आउटवर्ड होगा यहाँ पर, क्योंकि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड उससे परपेंडिकुलर हैं तो हम क्रॉस प्रोडक्ट को नहीं भी लिखें, EVB भी लिख सकते हैं इस तरह से। फर्स्ट केस। सेकंड केस, ऐसे इलेक्ट्रॉन का जो कि इस तरह से रिवॉल्व कर रहा है, जिसका ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट अप्लाइड मैग्नेटिक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B के अपोजिट है, अपवर्ड है, B डाउनवर्ड हमने यहाँ लिया था, यहाँ भी डाउनवर्ड है, ये L है। इन दिस केस अगर हम देखें Fe का डायरेक्शन तो इनवर्ड ही होगा, क्योंकि प्लस चार्ज यहाँ पर रखा है न्यूक्लियस पे, ये इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज है, इनवर्ड। अब यहाँ पर वेलोसिटी देखें इस पॉइंट पर, तो इस पॉइंट पर इस चार्ज की वेलोसिटी, क्योंकि ये इस तरह से रिवॉल्व कर रहा है, आउटवर्ड होगा। तो वेलोसिटी निगेटिव चार्ज का आउटवर्ड है, पॉजिटिव चार्ज के लिए अप्लाई करना है तो हम इनवर्ड लेंगे, तो ये वेलोसिटी हो गया। मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड है, उस केस में जो Fm लगेगा लॉरेंस फोर्स, वो भी अलोंग द Fe लगेगा, दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे। यही लॉरेंस फोर्स उनके क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को ये अफेक्ट कर रहा है, इसीलिए ये फ्रीक्वेंसी के भी इफेक्ट करेगा। तो हमें डेरिवेशन करना है। सो व्हेन सम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड, इन फर्स्ट केस द फ्रीक्वेंसी, यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा। सो फ्रीक्वेंसी क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रिड्यूस्ड हो गया, तो यहाँ से देखें ये फ्रीक्वेंसी भी रिड्यूस हो जाएगी। इस केस में फ्रीक्वेंसी सपोज ओमेगा हो जाती है, बिफोर इन एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक ओमेगा नॉट था, सो माइनस डेल ओमेगा, इस तरह से हो जाएगा। दूसरे केस में देखें यहाँ पर, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इंक्रीज्ड हो गया, नेट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इंक्रीज्ड हो रहा है, तो उसके कारण उसका R और Ma अगर सेम रखते हैं, सेम ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन रहता है, ऑर्बिटल से जंप नहीं करता है, इन दैट केस उसकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाना चाहिए। सो जो इफेक्टिव फ्रीक्वेंसी इस केस में होगा वो होगा ओमेगा नॉट प्लस डेल्टा ओमेगा। तो यहाँ से क्लियर हो रहा है कि ऐसे इलेक्ट्रॉन जिनका ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट अप्लाइड फील्ड के अलॉन्ग है, उसकी फ्रीक्वेंसी रिड्यूस हो गई, जिसका ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट अप्लाइड फील्ड के अपोजिट है, उसकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो गई। अब हमें इस डेल्टा ओमेगा की वैल्यू को निकालना है। तो इसको निकालने के लिए हम यूज करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सर्कुलर मोशन। So in presence of capital B, net force, net centripetal force suppose that is F, it is sum of two term, one that is electrostatic force plus Fm which is Lorentz magnetic force. It is applied when some charge moved inside some external magnetic force. Suppose resultant angular frequency ओमेगा हो जाती है, तो हम F को लिख सकते हैं m r ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पर m ना लिख करके हम me लिखेंगे मास को, क्योंकि हम डेरिवेशन में मैग्नेटिक मोमेंट के लिए भी हम m वर्ड यूज़ कर रहे हैं। सो एम ई आर ओमेगा स्क्वायर। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एफ ई है, इसको हम इसके पहले ड्राइव कर चुके हैं। इन एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एम ई आर ओमेगा नॉट स्क्वायर, इससे पहले हम कर चुके हैं।
प्लस Fm इलेक्ट्रॉन के लिए माइनस चार्ज है, सो Q V क्रॉस B QVB होता है, तो EV क्रॉस B EVB लिख सकते हैं हम इसको। mr स्क्वायर इसको डिवाइड कर दें तो ये हम लिख सकते हैं इसको ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ई, वी को हम लिख सकते हैं आर ओमेगा अपान आर एम ई, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ई बी अपान एम ई इंटू ओमेगा। ये हमें एक इक्वेशन मिल गया। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे हम तो हमें ओमेगा की वैल्यू मिल जाएगी। सो इसको सॉल्व करने के लिए हम श्रीधराचार्य फार्मूला यूज करेंगे। तो ओमेगा की वैल्यू हम डायरेक्ट लिख सकते हैं माइनस बी प्लस माइनस, सो माइनस बी दैट मीन्स ये हो जाएगा ई बी इसको हम पहले रीअरेंज कर लें तो इसको हम लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर प्लस ई बी अपान एम ई ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये हमें एक इक्वेशन मिल गई। अब इसको सॉल्व करके हम ओमेगा की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो श्रीधराचार्य फार्मूला से अगर निकालें ओमेगा की वैल्यू तो क्या हो जाएगा माइनस बी यानी कि माइनस ऑफ दिस टर्म ई बी अपान एम ई प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर ऑफ दिस टर्म, सो ई स्क्वायर बी स्क्वायर अपान एम ई स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस बी प्लस माइनस प्लस 4ac, so 4 times of a is 1 and this is omega square b square minus 4ac अपान 2a होता है, सो टोटल का 1/2 हो जाएगा बिकॉज a इज 1। इस केस में देखिए इस ये वाला टर्म दैट इज ई स्क्वायर, ई ऑलरेडी एक बहुत स्मॉल क्वांटिटी है, ई स्क्वायर और ज़्यादा स्मॉल क्वांटिटी हो जाएगा, तो ई स्क्वायर एम ई स्क्वायर ये दोनों टर्म को देखें तो ये कहीं ना कहीं ओमेगा नॉट स्क्वायर के कंपेरिजन में बहुत ही स्मॉल क्वांटिटीज़ होंगी, तो हम इसको इग्नोर कर सकते हैं और इसको लिख सकते हैं ओमेगा इज इक्वल टू माइनस ई बी अपान एम ई प्लस माइनस, इस टर्म को हम इग्नोर कर देंगे, सो 4 ओमेगा नॉट स्क्वायर, ये 2 टोटल मल्टीप्लाइड है तो अपान 2 यहाँ भी आ जाएगा, ओमेगा नॉट स्क्वायर, सो इसको करेंगे 2 ओमेगा आएगा, सो वो हाफ कट कैंसिल जाएगा, सो प्लस ओमेगा नॉट, ये टर्म आएगा। इग्नोरिंग ई स्क्वायर बी स्क्वायर अपान एम ई स्क्वायर टर्म बिकॉज इट इज very small in comparison to ओमेगा नॉट स्क्वायर। इसको हम इग्नोर किए हैं इसलिए हम मिल गया। अब यहाँ से देखें तो ओमेगा की 2 वैल्यू आ रही है। फर्स्ट वैल्यू इज ओमेगा को हम लिख सकते हैं, एक बार हम इस टर्म को पॉजिटिव लें प्लस लें तो ये ओमेगा नॉट माइनस वाला ये टर्म इसके साथ आ जाएगा माइनस ई बी अपान 2 एम सी एम ई फॉर इलेक्ट्रॉन। एक तो ये हमें मिल गया वैल्यू, और इसका जो दूसरा सॉल्यूशन होगा वो होगा ओमेगा इज इक्वल टू, अब अगर माइनस साइन लेंगे तो ये दोनों माइनस हो जाएगा। एक्चुअली यहाँ पर हम माइनस दोनों माइनस का मतलब दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे, रिजल्टेंट फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। ये नेगेटिव साइन केवल डायरेक्शन ओमेगा को दिखाता है, यहाँ पर हम केवल ओमेगा के मैग्नीट्यूड की बात करें, डायरेक्शन की बात ना करें, तो ओनली मैग्नीट्यूड ऑफ ओमेगा
दैट कैन बी रिटन एज, क्योंकि दोनों दोनों माइनस होंगे, इसका मतलब दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे, तो इसको लिख सकते हैं ओमेगा नॉट प्लस ई बी अपान 2 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मास। इस तरह से इस इक्वेशन से हमें दो सोल्यूशन मिला। अब यहाँ से देखें तो क्या हो रहा है कि दो सोल्यूशन मतलब कुछ एक इलेक्ट्रॉन ऐसे होंगे जिनकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी इस अमाउंट से रिड्यूस हो जा रही है, और कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जिनकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी सेम अमाउंट से इंक्रीज हो जा रही है। सो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन गेट चेंज्ड बाय अमाउंट EB upon 2me. That means the angular frequency of orbiting electron get changed by amount EB upon twice of mass of electron this is called, ये जो चेंज फ्रीक्वेंसी है इसको हम बोलते हैं लार्मर फ्रीक्वेंसी, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड लार्मर फ्रीक्वेंसी। इस फ्रीक्वेंसी से ये चेंज हो जाता है। तो फर्स्ट डेरिवेशन जो था चेंज इन एंगुलर फ्रीक्वेंसी वो हमने निकाल लिया। ओके, सो ड्यू टू चेंज इन दिस एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ईच ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन गेट आल्सो चेंज्ड। ड्यू टू दिस change in angular frequency the magnetic moment m of each electron also get changed। अब अगर हम देखें कि कितना चेंज हो जाएगा किसी ईच, पहले हम निकालेंगे किसी एक इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मूवमेंट कितना चेंज होगा, फिर उसको हम टोटल एटम के ऊपर अप्लाई करेंगे, टोटल एटम का मैग्नेटिक मूवमेंट कितना चेंज होगा। सो एज वी नो दैट मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन विच इज इक्वल टू आई इंटू ए, और इसको हमने निकाला था तो ये क्या आया था ई आर स्क्वायर बाई 2, ई आर स्क्वायर बाई 2 ओमेगा। ओके, तो ये हो गया मैग्नेटिक मोमेंट का एक्सप्रेशन। अब मैग्नेटिक मोमेंट डिपेंड किस पे कर रहा है, ई पर डिपेंड कर रहा है, आर पर डिपेंड कर रहा है, ओमेगा पर डिपेंड कर रहा है। हमें यहाँ पर देखना है कि फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है, उसके कारण मैग्नेटिक मोमेंट में कितना चेंज आएगा। दैट मीन्स बाकी टर्म में हम कोई चेंज नहीं कर रहे हैं। हियर व्हाट इज आर? R is the radius of orbit of that revolving electron। जिस इलेक्ट्रॉन की हम बात कर रहे हैं उसके ऑर्बिट की रेडियस R है। So change in magnetic moment of the considered electron, this will be equal to E R square by 2 डेल्टा ओमेगा। डेल्टा ओमेगा इसमें चेंज होगा, इसमें डेल्टा M चेंज होगा। डेल्टा ओमेगा की वैल्यू हम पता है हमें कितना है, माइनस सी बी बाई 2m। तो यहाँ से हम चेंज इन मैग्नेटिक मोमेंट निकाल सकते हैं ई आर स्क्वायर बाई 2 इंटू माइनस ई बी बाई ट्वाइस ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा ई स्क्वायर आर स्क्वायर बाई 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू अप्लाइड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। इस तरह से हमने निकाल लिया। सो दिस इज द चेंज इन मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन। चेंज इन मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द एटम।
अब हम सपोज करें दैट द एटम ऑफ द कंसिडर्ड डायमैग्नेटिक मटेरियल हैज़ z इलेक्ट्रॉन्स, दैट मीन्स its atomic number is z. So for z atomic number atom there will be how much electron? z इलेक्ट्रॉन होंगे, एक इलेक्ट्रॉन इतना चेंज कर रहा है. So for z atomic number atom total change in atomic magnetic moment, atomic magnetic moment जो कि इन absence of magnetic field कितना था? 0 था. अब मैग्नेटिक मोमेंट हम जब हमने फील्ड में रख दिया उस केस में उसमें कुछ इंड्यूस्ड मैग्नेटिक मोमेंट क्रिएट हो जाएगा. सो टोटल चेंज इन एटॉमिक मैग्नेटिक मोमेंट, सपोज एटम के टोटल एटम के मैग्नेटिक मोमेंट को हम डेल्टा कैपिटल M से लिखें. डेल्टा M एक ही इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन का था, ये एटम के सारे ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन्स का वेक्टर सम होगा. एक तरह से ये चेंज हमें निकालना है तो इसको हम सिंपल वे में करेंगे तो हम लिख सकते हैं ई स्क्वायर अपान 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड. ये तो कांस्टेंट है, हमने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लिया है इसलिए सारे इलेक्ट्रॉन के लिए सेम मैग्नेटिक फील्ड होगा. तो ये भी कांस्टेंट होगा, बाकी सब कांस्टेंट टर्म है. यहाँ पर जो वेरी करेगा हर एक इलेक्ट्रॉन के लिए वो r है, इसीलिए हम r की जगह पर हम लिखेंगे r स्क्वायर मीन. व्हाट इज r स्क्वायर मीन? दिस इज द मीन आर एवरेज ऑफ रेडियस ऑफ ऑर्बिट्स ऑफ ऑल दी इलेक्ट्रॉन. जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके सब के रेडियस r1 r2 r3 r4 जितने भी इलेक्ट्रॉन rz तक है हम सबका मीन एवरेज स्क्वायर का एवरेज मीन है. तो यहाँ से इस तरह से हम और साथ ही साथ ये तो क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का था, जब z इलेक्ट्रॉन होंगे तो इसमें z से भी मल्टीप्लाई कर देंगे इसको. माइनस साइन यहाँ छूट गया है, यहाँ भी माइनस में आएगा. तो इस तरह से हमें एक एक्सप्रेशन मिल गया वेयर r स्क्वायर इज स्क्वायर मीन ऑफ ऑल दी और ऑल दी रेडियाई ऑफ all electrons of the atom. ये ध्यान रखना, एटम जितने भी इलेक्ट्रॉन है सबके ऑर्बिट्स का एवरेज है. सो इस तरह से हमें इंड्यूस्ड डेल्टा M इज आल्सो इंड्यूस्ड एटॉमिक मैग्नेटिक मोमेंट व्हेन एटम इज प्लेस्ड इन सम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड. ये सो हम एटम को अगर हम एक स्फेरिकल सिमेट्रिकल एटम का कॉन्सेप्ट लें कि हाँ सपोज करें कि हमारा डायमैग्नेटिक एटम वो एक स्फेरिकल सिमेट्रिक एटम है जिसका रेडियस, उस स्फेरिकल सिमेट्रिक एटम का रेडियस कैपिटल R है, तो हम लिख सकते हैं कैपिटल R स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर मीन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस मीन ऑफ वाई स्क्वायर प्लस मीन ऑफ जेड स्क्वायर. यहाँ पर एक्स वाई जेड ये पर्टिकुलर एक्स ये इंडिविजुअल हर एक इलेक्ट्रॉन्स के ऑर्बिट्स के कोऑर्डिनेट्स हैं. अगर हम उनका सबका एक स्फेरिकल सिमेट्री मान करके उनका सबका मीन ले करके लिखें तो हम इस तरह से आर स्क्वायर को लिख सकते हैं. कंसीडरिंग स्फेरिकल सिमेट्री हम ये भी लिख सकते हैं कि r स्क्वायर बाई 3 इज इक्वल टू एक्स मीन स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू y मीन स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू z मीन स्क्वायर. इस तरह लिख सकते हैं. अब जो हमें इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिट्स के इलेक्ट्रॉन का जो ऑर्बिट है वो 2 डायमेंशनल है, 3 डायमेंशनल नहीं इलेक्ट्रॉन का, पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट एक एक इलेक्ट्रॉन का. अब अगर सारे इलेक्ट्रॉन्स के 2 डायमेंशनल ऑर्बिट्स के हम मीन निकालें तो उस केस में हम r मीन स्क्वायर सपोज हम केवल क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड हमने प्लेन में लिया है तो इस जेड डायरेक्शन में लिया है और हम ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन्स को
के कंपोनेंट्स के हम वो जो एक्स वाई प्लेन में जो उनके कंपोनेंट्स हैं उनको कंसिडर करें तो हम आर मीन स्क्वायर जो प्रीवियस प्रॉब्लम में पुट करना है उसको हम लिख सकते हैं एक्स मीन स्क्वायर प्लस वाई मीन स्क्वायर, और इसकी जगह पर हम लिख दें आर स्क्वायर बाई 3 प्लस आर स्क्वायर बाई 3, तो हो जाएगा ये 2r स्क्वायर बाई 3। तो इस तरह से स्फेरिकल सिमेट्री एटम के स्फेरिकल सिमेट्री को कंसिडर करके हमने इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिटल्स के मीन रेडियस का वैल्यू 2r स्क्वायर बाई 3 निकाला। इस वैल्यू को अब हम पुट करेंगे ओमेगा की वैल्यू में, डेल्टा m की वैल्यू में, जो कि था ZE स्क्वायर बी अपान 4me। सो डेल्टा m that was ZE अपान 4me b इंटू आर मीन स्क्वायर। आर मीन स्क्वायर की वैल्यू हम यहाँ से पुट करें तो हम लिख सकते हैं डेल्टा m इज इक्वल टू ZE स्क्वायर विथ ZE स्क्वायर b अपान माइनस साइन भी है, माइनस अपान 4me इंटू 2/3 r स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा हमारा, तो कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस ZE स्क्वायर r स्क्वायर अप्लाइड फील्ड अपान 6me। तो ये डेरिवेशन हो गया हमारा चेंज इन एटॉमिक मैग्नेटिक मूवमेंट। दिस इज एक्सप्रेशन फॉर चेंज इन एटॉमिक मैग्नेटिक मूवमेंट, जो कि डिपेंड कर रहा है आर स्क्वायर पर, बी पर, और मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर हम ये देख रहे हैं यहाँ पर हम कि डेल्टा m हमेशा नेगेटिव आ रहा है, सो यहाँ हियर द नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट्स दैट इन केस ऑफ डाईमैग्नेटिक एटम in case of diamagnetic atom the induced magnetic moment always acts opposite to external magnetic field। अब हम अगर सपोज करें कि हमारा जो सब्सटेंस है, जो मटेरियल है, उसका नंबर डेंसिटी स्मॉल n है। नंबर डेंसिटी का मतलब द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन यूनिट वॉल्यूम। सो इफ नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन unit volume of material is small n। इन दैट केस क्योंकि एक एटम में डेल्टा कैपिटल M हमने निकाला उतना मैग्नेटिक मोमेंट इंड्यूस होगा, सो टोटल यूनिट वॉल्यूम में कितना हो जाएगा, सो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटाइजेशन क्या होता है, मैग्नेटाइजेशन डायपोल मूवमेंट प्रेजेंट इन यूनिट वॉल्यूम, जो कि हमने डेल्टा m से लिखा था, एक एटम के लिए निकाला है। अब क्योंकि यूनिट वॉल्यूम में n एटम है तो यूनिट वॉल्यूम में कितना डायपोल मूवमेंट हो जाएगा, n टाइम्स ऑफ डेल्टा कैपिटल M, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटाइजेशन। मैग्नेटाइजेशन क्या होता है, अमाउंट मैग्नेटिक मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहाँ से हम
मैग्नेटाइजेशन के लिए एक्सप्रेशन निकाल लेंगे। सो ये हो जाएगा हमारा कितना, n एटम है यूनिट वॉल्यूम में और एक एटम के पास डेल्टा इंटू कैपिटल M मैग्नेटिक मोमेंट है। तो इस तरह से हमारा मैग्नेटाइजेशन को भी हम कैपिटल M से लिखते हैं। सो मैग्नेटाइजेशन इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ डेल्टा M की वैल्यू हमने अभी इसके पहले लिखा था, कितना आया था डेल्टा M, माइनस जेड ई स्क्वायर कैपिटल R स्क्वायर B अपान 6 टाइम्स ऑफ मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस तरह से हमें मैग्नेटाइजेशन का एक फार्मूला मिल गया। अब क्योंकि हमें पता है, इसको हम सिंप्लीफाई करो और माइनस n टाइम्स ऑफ जेड ई स्क्वायर R स्क्वायर अपान 6 m इज स्मॉल m मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, और B की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, म्यू H लिख सकते हैं। H इज मैग्नेटाइजिंग फील्ड स्ट्रेंथ और मैग्नेटाइजिंग फील्ड। इन केस ऑफ स्पेस हम इसको म्यू नॉट लिख सकते हैं, म्यू नॉट H। तो यहाँ से देखें M दैट इज मैग्नेटाइजेशन अपान H, ये कितना हो जाएगा, माइनस n जेड ई स्क्वायर R स्क्वायर अपान 6 m H को इधर भेज दिया है, इसके साथ म्यू भी आएगा, म्यू नॉट, अगर फ्री स्पेस है तो। ये टर्म क्या कहलाता है, इस टर्म को हम बोलते हैं ससेप्टिबिलिटी। सो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ डायमैग्नेटिक मटेरियल के लिए भी एक्सप्रेशन यहाँ मिल गया हमें, 6 टाइम माइनस n म्यू नॉट जेड ई स्क्वायर कैपिटल R स्क्वायर अपान 6 m। ये हमारा ससेप्टिबिलिटी के लिए डेरिवेशन हो गया। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर ससेप्टिबिलिटी ऑफ डायमैग्नेटिक मटेरियल। अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि ससेप्टिबिलिटी किन किन चीज़ों पर डिपेंड कर रही है। हमने जो प्रॉपर्टीज़ पढ़ा था डायमैग्नेटिक मटेरियल के लिए, क्या वो यहाँ से एक्सप्लेन्ड हो रही हैं। तो जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पर, जो फर्स्ट थिंग है दैट व्हेन B इज इक्वल टू 0, इस एक्सप्रेशन से देखें, जब कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है उस केस में इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन या मैग्नेटाइजेशन भी 0 है। एक प्रॉपर्टी फुलफिल हो गई। सेकंड देखें, ससेप्टिबिलिटी ऑफ द मीडियम डज नॉट डिपेंड ऑन of the medium does not depend on temperature, because in this expression there is no term including of temperature, so temperature पर depend नहीं करता है। third thing, susceptibility of diamagnetic material is always negative, वो भी यहाँ माइनस साइन से हो रहा है क्योंकि सारे क्वांटिटीज यहाँ पॉजिटिव होंगे, तो ये क्वांटिटी नेगेटिव साइन शो कर रहा है कि ससेप्टिबिलिटी हमेशा नेगेटिव होता है। तो इस तरह से हमने लैंग्वेज थ्योरी को यूज करते हुए डायमैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी चेंज होगी उसके लिए एक्सप्रेशन निकाला, कितना मैग्नेटिक मोमेंट उसमें क्रिएट होगा एटम एक सिंगल इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट में, साथ ही साथ एक एटम में, और साथ साथ पूरे यूनिट वॉल्यूम में उसके एक्सप्रेशन निकाला, और उस डायमैग्नेटिक मटेरियल का ससेप्टिबिलिटी के लिए एक्सप्रेशन निकाला, उसकी प्रॉपर्टीज़ को हमने थ्योरी से एक्सप्लेन किया।